हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। NIE LIT के प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये टेस्ट सीरीज, अगर आपको ये पूरी की पूरी सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इसके ऊपर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। तो सारे क्वेश्चंस को अगर हम बात करें ना, तो इनका जो लेवल है वो बिल्कुल इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ही हैं। तो इसके लिए आपको कोई पेड कोर्सेज की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठ के इसकी प्रॉपर्ली तैयारी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इससे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सारे के सारे कवर होंगे, प्लस जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दिए हुए हैं उनके अंदर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस मिलेंगी। इवन आपको फ्री मॉक टेस्ट की वीडियोस भी वहां पे मिलेंगी। तो आपको ये सारे क्वेश्चन, सारी वीडियोस कवर करके जानी है। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मार्केट में पेड कोर्सेज आपको मिलेंगे ना, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं आपको पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, आपको फिर क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। तो आपको अगर ये फ्री कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। इफ द period of a signal is 100 millisecond, then its frequency in hertz। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है जनरली आप कह सकते हो डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। डेटा कम्युनिकेशन में जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर आता है, तो डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है जो बिल्कुल बेसिक लेवल के लाइक बिट रेट, बॉड रेट के ऊपर क्वेश्चन है, या फिर डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। बेसिक लेयर जो हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं, उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। अगर हम बात करें अब इस क्वेश्चन की, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल आपको नहीं पता तो तब भी आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हम जनरली जो है वो पहले वाली क्लासेस में भी हमने इसको, स्कूल में भी इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्योंकि जो पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पीरियड इज व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है दैट इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीरियड। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन पीरियड, और पीरियड आपको क्या दिया हुआ है 100 मिली सेकेंड। अब 100 मिली सेकेंड को बस आपको सिर्फ ओपन ही करके लिखना है और इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है। तो 10⁻³ सेकेंड, तो 10⁻³ जो है वो ऊपर चला जाएगा, दैट बिकम्स 1000 और डिवाइड बाय 100, सो इट विल बी व्हाट 10 हर्ट्ज। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए, दैट इज 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन डिजिटल लॉजिक के ऊपर है और इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको लॉजिक के ऊपर जो है वो अगेन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज इसमें चाहिए नहीं, आपको सिंपली सिर्फ जो है वो सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए मिनिमाइजेशन के लिए हम इधर के मैप भी यूज करते हैं, लेकिन के मैप के लिए आपको, ये छोटे क्वेश्चन के लिए आपको के मैप की जरूरत नहीं है, ना आपको ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सिंपली आप जो है वो फॉर्मूलाज, जो लॉज होते हैं, जो होते हैं, उनके बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लॉज है या रूल्स है वो आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सके। तो बस इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी बार, ए को पहले इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी बार प्लस ए सी बार, और फिर हमने सी बार को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, बी बार सी बार, चाहे आप सी बार बी बार लिख लो, एक ही बात है, सी बार। तो देखो सी बार मतलब क्या हो गया, आपका सी बार ही है, और ये आपका बी सी बार को एज इट इज लिख दो, सॉरी बी बार सी बार, ए सी बार और ए बी बार। अब आपको बस यहाँ पे क्या करना है, इसमें से और इसमें से आप क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो, सी बार। तो सी बार अगर आप कॉमन निकालो क्या बनेगा, a + 1 बच जाएगा। बाकी का आपका एज इट इज है, दैट इज ए बी बार प्लस बी बार सी बार। तो देखो सी बार और a + 1, प्लस में अगर कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, ये आंसर आपका प्लस मतलब 1 ही आएगा। तो यानी ये आपका जो है वो कुल मिला के सी बार ही बच गया। तो बस अब इस तीनों टर्म को सॉल्व करने के लिए अगेन आप क्या करो, इन दोनों में से सी बार कॉमन ले लो। तो सी बार कॉमन लोगे तो 1 + बी बार आएगा, और यहाँ पे ए बी बार, तो ये अगेन क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ए बी बार प्लस सी बार। हाँ, इससे ज्यादा जो है आप इसको छोटा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या बन रहा है, ए सी बार
ए सी बार बी बार, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए बी बार प्लस सी बार, तो यानी आंसर आपका आएगा, राइट आंसर है इसका डी। तो सिंपली बस आपको इसको सॉल्व करना है, चाहे लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, चाहे आप ट्रुथ टेबल यूज करो, चाहे के मैप यूज करो, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको के मैप या ट्रुथ टेबल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है ये सारे। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में से। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले भी क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व किया, तो ये क्वेश्चन है स्पेशली एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और जो डिजिटल है ना, ये दोनों कोर्सेज जो हैं ये कॉमन कोर्सेज हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ते हैं प्लस कंप्यूटर साइंस वाले भी। और ये पूरी की पूरी जो NIE LIT का जो एग्जाम है, ये दोनों स्पेशली स्ट्रीम भर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं दोनों के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, तो इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो एड्रेसिंग मोड्स जो है ये कौन कौन से होते हैं, क्या इनके टाइप्स हैं, इनको जो है वो विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया, और उसका लिंक जो है अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेक करें। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन हो गया तो यानी आपको क्लियर हो गया, नहीं, आपको थोड़ा सा चेंज होकर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे कि पहले आप कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो एड्रेसिंग मोड जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल में से और इवन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरा जो है वो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन वाला, जैसे हमने लास्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस किया, तो ये तीनों जो है आपने करके ही जाने। तो एड्रेसिंग मोड के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोग्राम रीलोकेशन। रीलोकेशन में हम जनरली करते क्या है कि लाइक अगर मेन मेमोरी में हमारा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को हमने लाइक सीपीयू को दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, और लेट्स सपोज कि अगर हमने उसको वापस बुलाया, मतलब किसी भी कारण अगर वो वापस आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको वो सेम लोकेशन में ही आपको दोबारा मिलेगा। हो सकता है कि वो सेम लोकेशन में कोई न्यू प्रोग्राम आ गया हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीलोकेट करना है। तो रीलोकेट करने का मतलब किसी और मेमोरी एड्रेस में आपने उसको डाल दिया। अब जब भी हम रीलोकेट करते हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लॉक ही जाता है, ऐसा नहीं कि पार्शियल जाएगा। अब पार्शियल जाएगा तो ऑब्वियसली ये तो फिर प्राइवेसी जो इनकी है, प्राइवेसी प्रॉपर्टी जो है उसको जो है वायलेट करेगा, तो इसीलिए पूरा का पूरा जाएगा। यस, स्टेटमेंट 1 ठीक है। रिक्वायर्स बोथ बेस एड्रेस एंड रिलेटिव एड्रेसिंग, यस दिस इज आल्सो फाइन, क्योंकि बेस एड्रेसिंग एंड रिलेटिव एड्रेसिंग ही हम स्पेशली यूज करते हैं प्रोग्राम रीलोकेशन के लिए। रिक्वायर ओनली एब्सोल्यूट, नो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, या फिर आप इसको बोलते हैं मेमोरी जो बेस्ड एड्रेसिंग है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग का पार्ट है। डायरेक्ट एड्रेसिंग या इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग जो है वो टोटली डिफरेंट है, तो उसमें जो है हमारे पास जो है इसका प्रोग्राम रीलोकेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो यानी 1 और 2 जो है वो आप कह सकते हो कि आंसर बी जो है वो राइट बनेगा, दैट इज स्टेटमेंट 1 और 2 आर राइट। नेक्स्ट, डैश इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल ऑपरेशन सर्च अपडेट डिलीट इन द बाइनरी सर्च ट्री। ओके, तो क्वेश्चन आया हुआ है BST में से। मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया उसमें भी आपको बताया था कि ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में से, जिसमें से आपको BST, AVL ट्री जो है, या फिर आपको हीप के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो है टॉपिक आपको तैयार करके जाना है, और स्पेशली लाइक प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर फाइंड आउट करना है, या फिर आपको बेसिक लेवल के जो है क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। तो बैक ट्रैकिंग क्या होता है, या फिर BST जो है वो क्या होता है, तो ये आपको जो है सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो बाइनरी सर्च ट्री में वर्स्ट केस एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास डेटा आ रहा है 10, 20, 30, तो ऑब्वियसली ये क्या बनता जाएगा, राइट स्क्यूड बनता जाएगा। इसको बोलते हैं राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट में क्या होता है, छोटा एलिमेंट रूट से या पेरेंट से, और राइट में क्या होता है, बड़ा एलिमेंट रूट से। तो देखो अगर सारे एलिमेंट सॉर्टेड आएंगे तो ये क्या होगा, एक तरह से राइट स्क्यूड बनेगा। और अगर सारे एलिमेंट छोटे आते जाएंगे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, तब भी ये क्या है, वर्स्ट केस है, लेकिन उस केस में ये लेफ्ट स्क्यूड बनता जाएगा। तो देखो अगर चाहे राइट स्क्यूड हो चाहे लेफ्ट स्क्यूड हो, उस केस में अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो ऑब्वियसली आपको कितने लेवल तक जाना पड़ेगा, लास्ट लेवल तक जाना पड़ेगा। और लास्ट लेवल कहां पे होगा, जहां पे लास्ट एलिमेंट होगा, मतलब nth एलिमेंट जहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो आप कह सकते हो कि आपको ऑर्डर ऑफ n टाइम जो है वो लगेगा अगर आपको सर्च करना है, अपडेट करना है, या फिर डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट। क्योंकि एक्चुअल में बाइनरी सर्च ट्री की ये प्रॉब्लम है कि ये लेवल्ड नहीं होता, ये बैलेंस्ड नहीं होता।
मतलब बैलेंस्ड है, बट ये इसके अंदर क्या है कि ये जो वर्स्ट केस है इसमें क्या होता है कि एक तरफ ही मूव करता रहेगा। तो इसको एक्चुअल में थोड़ा लेवल करने के लिए हम यूज करते हैं इसका एडवांस पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द AVL ट्री, जिसमें हम इसकी जो हाइट है ना, हाइट को ऑर्डर ऑफ n तक जाने ही नहीं देते। तो इसीलिए AVL ट्री में जो है वो log n आप कह सकते हो, लेकिन इस केस में जनरल एवरेज केस में तो अगेन इसमें भी log n ही रहती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे सर्च करो, अपडेट करो, डिलीट करो, लेकिन वर्स्ट केस में जो है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर कीज। ओके, द क्वेश्चन आया हुआ है अगेन DBMS में से, और क्वेश्चन है स्पेशली कीज में से। तो कीज में से मैं आपको बता दूं, चाहे प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, ऑल्टरनेटिव की, ये सारे आपको जो है वो क्लियर होने चाहिए, स्पेशली प्राइमरी की, फॉरेन की एंड सुपर की। इस टाइप के क्वेश्चन जो है लाइक UGC नेट या गेट एग्जाम में भी एक दो बार आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल में आता है कि अगर हमारे पास टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स दिए हैं x, y, z, w, और x जो है वो क्या है, की, जिसको आप कह सकते हो एक तरह से कैंडिडेट की, इसको बोलते हैं कैंडिडेट की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ DBMS। तो कैंडिडेट की अगर आपके पास x है तो ये पूछ रहा है कितनी सुपर कीज होती है। तो सुपर कीज में एक्चुअली होता क्या है, कैंडिडेट की प्लस एनी एट्रीब्यूट, ये फॉर्मूला आप याद रखो। मतलब कैंडिडेट की होनी चाहिए और उसके साथ में कोई भी एट्रीब्यूट आप लगा दो, चाहे 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, मतलब एक तरह से पावर सेट की तरह काम करता है, लेकिन उस पावर सेट में कैंडिडेट की मस्ट है। तो अगर आपके पास अगर 4 एट्रीब्यूट दिए हो तो पावर सेट में कितने एट्रीब्यूट होंगे, 2 पावर 4 16। लेकिन यहां पे हमने फिक्स कर दिया कि x जो है वो कैंडिडेट की है, और मैंने अभी आपको बताया कि सुपर की में कैंडिडेट की तो आएगा ही आएगा। तो यानी आप x के साथ और क्या लगा सकते हो, अकेला x कैंडिडेट की भी है, सुपर की भी है। x के साथ अगर आप y लगाते हो तो ये भी सुपर की है, x के साथ अगर आप z लगाते हो सुपर की, x के साथ w लगाते हो सुपर की, x के साथ y z ये भी सुपर की, x के साथ y w ये भी सुपर की, x के साथ y w z ये भी सुपर की। मतलब इस तरीके से आपको इनके कॉम्बिनेशंस बनाने, बस x होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको इतने फाइंड आउट करने के बजाय आप सीधा फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मल पावर सेट में 2 पावर n एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि x जो है वो आना ही चाहिए। मतलब एक एलिमेंट हमने फिक्स कर दिया कि पावर सेट में x आएगा, तो यानी एक एलिमेंट फिक्स करने का मतलब है 2 पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3, विच इज व्हाट, 2 पावर 3 8। सो आंसर इज बी, दैट इज 8। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे दिया होता कि x और y दो अलग अलग कैंडिडेट कीज है, तो अब कितनी सुपर की बनेगी, तब आप 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 कर देते, क्योंकि 2 सुपर कीज है। तो उस केस में n की वैल्यू तो अभी भी 4 ही है, क्योंकि टोटल एट्रीब्यूट्स आपके 4 है। तो टोटल एट्रीब्यूट्स में से अगर आपको दिए हो कि 2 कैंडिडेट की है x और y दो अलग अलग, तो 4 माइनस 2 कर देते, तो 2 पावर 2 दैट इज 4 आपका उस केस में आंसर आ जाता है। लेकिन इस केस में सिर्फ x को की दिया हुआ है, तो दैट इज योर बी, दैट इज योर राइट आंसर। थैंक यू।